जो कोई भी आपका प्राइमरी करियर है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे फॉरेन लैंग्वेजेस बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। कॉलेज में बीए भी कर सकते हो, सो बीए विद जर्मन, बीए विद फ्रेंच, ऐसे भी डिग्रीज है। और उसके बाद एमए भी कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हैं तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। जो होटल मैनेजमेंट में कर रहे हैं का बुक ट्रांसलेट करते हैं, टेक्निकल मैनुअल्स होते हैं वो ट्रांसलेट करने पड़ते हैं, तो अलग अलग तरह के जॉब्स मिल सकते हैं। नमस्कार, आज भारत गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास है मेरे लिए क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का स्पेशल एपिसोड है और आज हम ब्यूटी विथ ब्रेन्स ऐसी लेडी से मिलने जा रहे हैं और वो एक डायनामिक पर्सनालिटी है। ज्ञान की धारा यानी उनके वाणी से बहती ही चली जाती है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा, उनके बारे में थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करूंगी, जरा वेट कीजिएगा। हमारे गेस्ट कौन है मैं आपको जल्दी बताऊंगी। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कि 1.5 साल पहले मैं उन्हें मिली थी। मैं एक मदर हूँ, किड्स की मदर हूँ और मुझे एजुकेशन करना है, मुझे मास्टर्स करना है, ऐसा मैंने उन्हें बताया था। तब उन्होंने बोला था की कर की घर मॅनेज करून जर का तू करू शकत असतील तर का नाही करायचं, मी पण माझ्या मुलांनंतर शिक्षण केलं। ऐसा उन्होंने मुझे मराठी में इतना अच्छा स्ट्रेस देकर वर्ड्स पर एनकरेज किया, वो आज भी मेरे दिमाग में है। और सच में मेरा मास्टर्स का 1 साल आज पूरा हो गया है और आज जब मैंने पॉडकास्टिंग शुरू किया तो मेरी इच्छा थी कि गुरु पूर्णिमा के इस एपिसोड में आज मैं उन्हें इनवाइट करूं। तो वो पर्सनालिटी है आदरणीय डॉक्टर उज्ज्वला बर्वे मैम। डॉक्टर उज्ज्वला बर्वे मैम फॉर्मर HOD पुणे यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और डीन एट तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ। मैम के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। उनका जो एक्सपर्टीज़ है वो मीडिया में है, वो जर्नलिज्म में है, ये पूरे विश्व को पता है। पर उनका एक पहलू ये किसी को पता नहीं है कि उन्होंने फॉरेन लैंग्वेजेस में भी बहुत नॉलेज उन्होंने गेन किया है। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये मैम हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं बोलती ही चली जाऊँगी ना उनके बारे में तो ये पॉडकास्ट ख़त्म ही नहीं होगा। तो आइए आज स्वागत करते हैं भारत गुरु चैनल पर डॉक्टर उज्ज्वला बर्वे मैम इनका। वेलकम मैम ऑन भारत गुरु चैनल। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपके चैनल के लिए। जी मैम, थैंक यू सो मच। और आज ये हम सच में ये हमारा सौभाग्य है कि आज बच्चे आपको सुनेंगे। आज हम जानना चाहेंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ तो है 1984 से आप जर्नलिज्म फील्ड में, मीडिया फील्ड में दिल्ली से लेकर पुणे तक आपकी कार्यकारिणी है और ये सभी आपके स्टूडेंट्स जो है ये आपको रोल मॉडल समझते हैं। पर हमारे खुफिया तरीके से हमें ये पता चला है कि आपने फॉरेन लैंग्वेजेस का ज्ञान भी इसके साथ साथ लिया है। तो व्हाट एनकरेज्ड यू टू डू दिस? अच्छा, आपके जासूस चारों तरफ फैले हुए लगता है। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि फॉरेन लैंग्वेजेस मेरी एक हॉबी रही है। मैंने उसमें करियर नहीं किया, कर भी सकती थी। लेकिन एक ऐसा दौर था जब मैं जर्नलिज्म में भी कर सकती थी या फॉरेन लैंग्वेजेस में भी कर सकती थी, तो मैंने जर्नलिज्म चुना। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी, 11th में थी, तभी से मुझे ये बहुत चाह थी कि कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखे। और मैं तो पुणे में पली बढ़ी हूँ। पुणे में ये बहुत अच्छा कल्चर है फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का, क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा जाना माना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। तो वो फर्ग्यूसन रोड पे है, रानडे इंस्टीट्यूट में, तो वेरी कन्वीनियंटली लोकेटेड भी है। और मैं आर्ट्स में थी 11वीं में, तो मेरे पास काफ़ी समय भी था। तो मैंने सोचा कि चलो शाम का वक्त किसी अच्छे काम में हम लगाते हैं। तो इवनिंग के पार्ट टाइम कोर्सेस हुआ करते थे, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। तो मैंने लैंग्वेज चुना उस वक्त रशियन। तो ऐसे ही लोगों का रिएक्शन था कि रशियन, क्यों रशियन? क्योंकि कॉलेज में जर्मन था, लेकिन मैंने कॉलेज में नहीं लिया था। फ्रेंच भी सीखते थे लोग, जापानीज़ उस वक्त काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। लेकिन मुझे रशियन सीखना था, उसके 2-3 कारण थे। एक तो बहुत कम लोग सीखते थे, तो ना थोड़ा ये
थोड़ी एक ऐसे होता है ना कि अच्छा बाकी लोग जो नहीं करते हैं चलो हम वो करेंगे, तो वो एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि काफ़ी सारा रशियन लिटरेचर जो ट्रांसलेटेड था वो मैंने पढ़ा था, और रशियन लिटरेचर तो बहुत जाना माना है विश्व में, तो उसका भी एक फैसिनेशन था कि अरे इतना अच्छा लिटरेचर जिस भाषा में है तो वो भाषा सीखने में मज़ा आ जाएगा। और उस वक्त सोवियत यूनियन नाम से वो देश था, बहुत बड़ा, बहुत प्रभावशाली, बहुत सामर्थ्यवान ऐसा देश था जब वो कोल्ड वॉर की सारी वो पीरियड थी। तो दूसरी जो सुपर पावर थी अमेरिका, उसकी तो अंग्रेज़ी थी, वो तो हमें आती थी। तो ये जो सोवियत यूनियन दूसरा पावर था, तो सोचा चलो उसकी भाषा सीखते हैं। तो इसलिए मैंने 11वीं में रशियन सीखना शुरू कर दिया, और सीखते सीखते फिर आगे जाके मैंने एमए तक रशियन भी पढ़ा। और आज जो बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया अवेलेबल है, उन्हें हर कुछ सीखना है तो उन्हें वो प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, पर उस ज़माने में ये करना बस यही था एक सोर्स कि वैसे क्लास में जाके ही पढ़ सकते थे। और रशियन हो या बाकी लैंग्वेजेस हो, एक कोई वहाँ से टीचर आते थे, तो वो भाषा बोलने वाले जिनको नेटिव स्पीकर कहते हैं, उनसे भाषा सुनने का अवसर बहुत कम मिलता था, क्योंकि ऐसे तो कुछ नहीं था। एक रिकॉर्ड आता था हमारे टेक्स्ट बुक में, लेकिन रिकॉर्ड प्लेयर किसके पास था कि वो रिकॉर्ड सुने। तो इसलिए हमारी जो प्रोनंसिएशन हमने सीखी, हमने जो एक्सेंट सीखा, वो ज़्यादातर इंडियन स्टाइल का था, क्योंकि हमारे पढ़ाने वाले सारे इंडियन थे। ऐसे कोई अगर बाहर से आता है टीचर तो थोड़ा बहुत उनसे बातें करते थे, लेकिन टीचर्स बहुत अच्छे थे हमारे। तो इसलिए हमने जिस तरह से सीखी रशियन, वो जब हम रशिया गए और लोगों से बात किए तो लोग बोलने लगे कि अरे आप तो एकदम रशियन के जैसे ही रशियन बोलते हो। जेनजी की भाषा में कहा जाए तो प्रो एकदम सही बात है। प्रो हो गए। ओके, पर ये आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसे लगता है दैट एवरी किड शुड हैव रीडिंग हैबिट सो दैट ही कैन एक्सप्लोर, राइट? तो उसी से ही आपको कुछ लगा होगा। नहीं, क्योंकि उस वक्त तो रीडिंग बस एक ही माध्यम था ना। या तो पढ़ो, नहीं तो रेडियो पे सुनो। तो रेडियो, किताबें और अखबार, बस हमारे लिए यही साधन थे। उसमें फिर बाद में टेलीविज़न आ गया, और अभी तो डिजिटल मीडिया आ गया है। अच्छा ठीक है, रीडिंग की हैबिट अच्छी है, लेकिन वो एक ही हैबिट नहीं है। कुछ अच्छा नया सुनना, देखना, पढ़ना, जो कुछ भी हो, कुछ तो करना चाहिए। तो वो क्यूरियोसिटी चाहिए, और ना कि सेंसलेस कंटेंट में अपना टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि वो रील्स के बाद रील्स अच्छे लगते हैं, मैं भी कभी कभी देखती हूँ, लेकिन पूरा समय तो उसमें नहीं ना हम बिता सकते। कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहिए, कुछ सुनना। अभी पॉडकास्ट भी है, कुछ अच्छा सुनना चाहिए, देखना भी चाहिए। यूट्यूब पे कितने बढ़िया वीडियोस है जिनसे भी कुछ सीखा जा सकता है। साइंस के बारे में हो, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, जो कुछ भी विषय में आपको रुचि हो, आप सीख सकते हैं। You can gain that knowledge. Absolutely. Exactly. वो चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग ही रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नया कुछ जानने की आस चाहिए। उसका मीडियम तो मिल ही जाएगा। कौन सा तार कहाँ जुड़ जाए जिंदगी में, पता नहीं, ये पता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पता नहीं। और अगर किसी को करियर करना है लैंग्वेजेस में, तो वो कुछ पढ़ाई कर रहा है तो उसके साथ साथ वो लैंग्वेजेस में करियर कर सकता है। करियर बाद में आएगा। लैंग्वेज सीख ज़रूर सकता है, क्योंकि कोई कोई ऐसे डिसाइड कर सकता है कि मुझे लैंग्वेज में ही करियर करना है। तो लैंग्वेज में, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज में करियर करने का मतलब क्या है कि वो भाषा आप सीखते हो, 3-4 साल सीखते हो, एकदम एक्सपर्ट हो जाते हो, और उसके बेसिस पर आपको अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है, या आप अपना कुछ प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं, है ना। करियर और क्या हो सकता है, या तो कहीं नौकरी करो या तो अपना व्यवसाय कुछ शुरू करो। तो अगर ऐसे तय करके अगर आप इसमें आते हो तो भी कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो, करियर क्या हो सकता है उसमें? तो आप या तो ट्रांसलेटर बन सकते हो, या तो इंटरप्रेटर बन सकते हो, नहीं तो ट्रैवल गाइड भी बन सकते हो, क्योंकि बाहर देशों से आते हैं ना टूरिस्ट, उनको भी अगर उनकी भाषा में सारी जानकारी मिले तो अच्छा लगता है। तो एज अ ट्रैवल गाइड भी आप काम कर सकते हो। तो
ये है, अगर सिर्फ लैंग्वेज आपको सीखे, लैंग्वेज के बेसिस पे करियर करना है, नहीं तो लैंग्वेज टीचर भी बन सकते हो, वो तो एक करियर ऑप्शन है ही। लेकिन जो कोई भी आपका प्राइमरी करियर है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंटरी तौर पे फॉरेन लैंग्वेजेस बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। समझो कि कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो उसके साथ अगर वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ता है या जापानीज़ लैंग्वेज पढ़ता है, जब बाद में प्लेसमेंट के वक्त उसके कॉलेज में अगर एक जर्मन फर्म आता है और वो कहता कि नहीं मुझे थोड़ी बहुत जर्मन आती है, तो शायद वो कंपनी सोचे कि अरे अच्छी बात है, अगर इसको कल जर्मन टेक्नीशियंस के साथ बातें करनी है, इसको जर्मनी भेजना है, तो ये तो आसान बात होगी हमारे लिए, है ना। कहीं नहीं तो जापान में नौकरी मिलने, कितने सारे मेरी जानकारी में है लोग इंजीनियर्स या कंप्यूटर बैकग्राउंड के, आईटी बैकग्राउंड के, जिन्होंने साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा है कोई, और उसके आधार पे उन्हें वहाँ पे नौकरी मिली है। और तीसरी बात यह है, मेरे जैसे लोग हैं जो बस भाषा सीखने का आनंद लेने के लिए कोई भाषा सीखते हैं, अपनी भाषा के सिवाय कोई भाषा, कोई भी हो, भारतीय भाषा भी हो। मैं तो हमेशा मानती हूँ कि अगर हमारी मातृभाषा है, मेरी मातृभाषा मराठी है, हिंदी अंग्रेज़ी तो वैसे ही आती है हमें, तो और कोई भारतीय भाषा भी सीखनी चाहिए, मलयालम हो, तमिल हो, असामीज़ हो, कुछ भी हो, और चाहे तो फॉरेन लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। हमारा एक थोड़ा सा लगाव, झुकाव फॉरेन लैंग्वेजेस की तरफ रहता है, क्योंकि वो तो बहुत ही अलग है। क्योंकि जब एक भाषा सीखते हो आप, तो वो भाषा जिस समुदाय में बोली जाती है उसका कल्चर भी आप सीखते हो। इसलिए फॉरेन लैंग्वेज के तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। जैसे मैंने रशियन सीखी, तो मुझे रशियन लोग कैसे रहते हैं, रहन सहन कैसा है, लिटरेचर क्या है, कैसी सोसाइटी है ना, वो सब पता चलता गया, क्योंकि हमारे लेसन्स वैसे होते थे, हम उसके बारे में पढ़ते थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा फॉरेन लैंग्वेज सीखना। तो रशियन पढ़ने के बाद फिर मैंने जर्मन लैंग्वेज में भी एडमिशन ले लिया। तो मैंने जर्मन लैंग्वेज के 2 पहले साल पूरे किए। वहाँ वैसे ऐसा होता था, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा। एडवांस डिप्लोमा मेरा एडमिशन था, लेकिन मेरी बच्ची का जन्म हुआ उसी साल, तो फिर हुआ नहीं। लेकिन याद रहता है, जो आप पढ़ते हो मन से थोड़ा बहुत याद रहता है। और अभी 3 साल पहले कोरोना के वक्त मैंने स्पेनिश भी सीखी। 3 साल। तो मैं जर्मनी गई थी अभी हाल में, तो मैं थोड़ा बहुत समझ सकी। स्पेन गए थे हम लोग घूमने के लिए, तो मैं वहाँ पे भी स्पेनिश में कॉन्वर्सेशन कर पाई, तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक हॉबी के तौर पे भी आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, सीखनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मैंने कहा कि अलग कोई कल्चर के बारे में आप जानते हो, और विज्ञान भी ये कहता है कि अपना दिमाग चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अच्छा मेरी तो अब उम्र हो गई, नहीं, अच्छा ये नई भाषा सीखते हो तो नए शब्द पढ़ने हैं, उनका इस्तेमाल कैसे, उसका ग्रामर पढ़ना है, तो इसलिए ना दिमाग बहुत तेज़ रहता है। हाँ, और जो अगर कोई सीख रहा है और उसको अगर बोर हो गया सीखते सीखते, तो उसको खुद को कैसे मोटिवेट करना चाहिए? बोर हो गया ऐसी अगर हालत है, तो उसके कारण ढूंढने चाहिए कि क्यों बोर हो रहा है ना। तो अगर कारण मालूम है तो उसका कुछ हल भी निकल सकता है। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए भाषा की तो एक बात ऐसी है ना, जितना इस्तेमाल करोगे उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो मैं जब स्पेनिश सीखती थी, तो मैं अभी तो OTT पर कुछ भी भाषा में आप चाहो तो कंटेंट मिल सकता है, या तो यूट्यूब पर भी, तो बहुत सारे वीडियोस देखती थी। तो मज़ा आता था। और जब ऐसा होता, अच्छा ये मेरे समझ में आ गया, तो अपने आप को एक मोटिवेशन मिलता है। चेंज द वे ऑफ लर्निंग और कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। वॉच, बिल्कुल, दैट इज द बेस्ट वे। और इसके लिए कोई डिग्री ऑफर किया जाता है यूनिवर्सिटी में, कि इसके सिर्फ कोर्सेस ही किए जाते हैं? नहीं, ये अलग अलग तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी सारे हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, तो वो आपको सर्टिफिकेट देंगे। और यूनिवर्सिटी में अगर किया तो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पहले ऐसे उनके नाम थे, अब थोड़े बदल गए हैं। लेकिन उसके बाद आप कॉलेज में BA भी कर सकते हो। सो BA विथ जर्मन, BA विथ फ्रेंच, ऐसे भी डिग्रीज है।
और उसके बाद एमए भी कर सकते हैं पुणे यूनिवर्सिटी में, स्पेसिफिक लैंग्वेज। हाँ, एमए रशियन, एमए जर्मन, एमए जापानीज, स्पेनिश। पुणे यूनिवर्सिटी में तो ये 5 लैंग्वेजेस अच्छी तरह से सिखाई जाती है, काफ़ी सारी लेगेसी है वहाँ पे। तो प्रॉपर आप एक डिग्री ले सकते हो, उसमें नेट सेट के एग्ज़ाम्स भी है। आपको अगर टीचर बनना है, आपको आगे जाके पीएचडी करनी है तो वो भी है, अगर लेकिन उतना नहीं करना है तो, क्योंकि भाषा सीखनी है, भाषा सीखने से, इस्तेमाल करने से ही उसका ज़्यादा है ना महत्व है। तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हो। आजकल इंटरनेट पे डिओलिंगो नाम के काफ़ी सारे हैं जिसमें आप अपने आप पढ़ सकते हो, उसमें तो सारे लैंग्वेजेस है। आजकल जैसे ना कोरियन का काफ़ी चर्चा है ना, के पॉप वगैरह का, तो मुझे काफ़ी सारे यंग लोग मालूम हैं जो डिओलिंगो पर कोरियन सीख रहे हैं। Yes, my kids are learning this Japanese on Duolingo. तो वो भी अच्छा है ना, इतना अच्छा रिसोर्स है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए उसमें, रेगुलरिटी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज कर दिया कल छोड़ दिया। और आजकल थोड़ा थोड़ा क्या हो गया है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से सारा ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो जब पहले ऐसे था ना कि एक भाषा में अगर कुछ लेटर वगैरह है तो वो लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद के बिना वो पढ़ा ही नहीं जा सकता था। आज नहीं, आज तो टेक्नोलॉजी है, आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करो, पूरा का पूरा टेक्स्ट ट्रांसलेट हो जाएगा। तो कोई शायद ऐसे भी सोच सकता है तो फिर अब नई लैंग्वेज सीखने से फ़ायदा क्या है ना, कि ट्रांसलेटर का जॉब शायद मिलेगा नहीं। ऐसा होता नहीं है, टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ कुछ बदल होते हैं, लेकिन फिर जॉब के नेचर में भी बदल हो जाता है। अगर ट्रांसलेटर का जॉब ना मिले लेकिन ट्रांसलेशन चेक करने वाले का और एडिट करने वाले का तो मिलेगा। उसके लिए तो ह्यूमन ब्रेन ही चाहिए। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना नहीं हुआ है सक्षम कि एकदम फॉल्टलेस दे। स्पेशली लैंग्वेज में बहुत गड़बड़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप्स की। तो इसलिए जिनको भाषा आती है उनका महत्व तो है ही। और जैसे मैंने कहा, ये वाले जैसे प्रोफेशंस है, ट्रैवल गाइड हो, तो वो तो ह्यूमन इंटरेक्शन ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो कोई डरने की बात नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो अब लैंग्वेज प्रोफेशनल्स का क्या होगा। यू कैन ऑलवेज कीप री इन्वेंटिंग योर रोल। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन दे कैन लर्न लैंग्वेजेस सो दैट दे will benefit in that, right? yes, कोई भी हो, अगर होटल इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हैं तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। जितने जो होटल मैनेजमेंट में कर रहे हैं वो अगर साथ साथ कोई और लैंग्वेज सीखते हैं तो उनकी भी ये बढ़ती है ना अपॉर्चुनिटीज, मिलेंगे, उतना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। और कुजीन करना है तो क्विजीन तो है ऐसा है कि वो कल्चर से आता है। तो कल्चर और लैंग्वेज बहुत जुड़े हैं एक दूसरे से। तो उसने अपने फील्ड के हिसाब से स्टडी करके लैंग्वेज सीखना ही चाहिए। सीखना ही चाहिए नहीं कह सकते, हो सकता है ना, सीखने से फ़ायदा ज़रूर होगा, सीखने से मज़ा आ जाएगा। और हो सकता है, पहले पेन फ्रेंड हुआ करते थे, वैसे ऑनलाइन फ्रेंड्स भी मिल जाए, है ना, क्योंकि वी कैन कनेक्ट विद पीपल आउटसाइड। तो लैंग्वेज उनकी भाषा में हम भी देखते हैं ना, अगर कोई बाहर का व्यक्ति हो और हमारी भाषा में बात करना शुरू करे तो कितना अच्छा लगता है हमको, और हम खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही हम भी कर सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और मैम, अगर किसी के बजट ही नहीं है मुझे सीखने का, तो उसने क्या करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए? नहीं, बजट नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि डिजिटल रिसोर्सेस इतने सस्ते हैं या फ्री भी है। तो जिसको सीखना है उसके लिए फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे कितने सारे लोगों ने, जब मैं स्पेनिश सीख रही थी तो मैं एक बंदे का वीडियो फॉलो करती थी। उसने पूरी जो हमारे क्लास में सिखाया जाता था, हर एक टॉपिक पर उसका एक वीडियो था और वो पूरा फ्री है। तो अगर मैं वो भी फॉलो करती तो भी मैं सीख जाती, बेसिक तो ज़रूर सीख जाती। मतलब बैरियर नहीं है। नहीं, किसी को कोई अगर कहता है हाँ मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीखना था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, वो शायद पहले हो सकता था। अब अगर कोई ऐसा कहेगा
तो हम ये बस यही कह सकते हैं कि बंदा सीखना नहीं चाहता है। सीखना नहीं चाहता है, वही तो इसे जैसे अभी अभी आपने कहा ना, हाँ, कि जहाँ चाहे वहाँ राह है ही है। और आपने तो करियर के बारे में सब बता दिया, और मैंने ये भी जासूसों के द्वारा सुना है कि आपको भाषा के प्रति इतना रिस्पेक्ट है कि अगर आप कुछ मराठी में सिखा रहे हो तो जो क्लास में बच्चा रहा है वो आपको बाई ही बोलेगा, मैम नहीं बोलेगा। ये सच है क्या? हाँ, ये नहीं, ये सच है। वो बच्चों ने ये कर दिया, क्योंकि मैं जब जर्नलिज्म पढ़ाती थी तो भाषा तो प्रमुख साधन है जर्नलिज्म का। तो अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ कि अंग्रेज़ी में अगर आप जर्नलिज्म करते हो तो अंग्रेज़ी कैसी लिखनी चाहिए, जैसे कम से कम गलतियाँ उसमें हो, तो ऐसे तो 2 ग्रुप्स बनाते थे हम, अंग्रेज़ी में पढ़ने वाले और मराठी में पढ़ने वाले। तो जब मैं मराठी में पढ़ाती थी कि मराठी कैसी होनी चाहिए, जब आप लिखते हो तो कैसे लिखनी चाहिए मराठी या इस्तेमाल करनी चाहिए, तो मैं कहती थी ये मराठी की क्लास है, तो जहाँ तक हो सके मराठी शब्द ही इस्तेमाल करने हैं, टू इंक्रीज देयर वोकैबुलरी। बिल्कुल। और वो नहीं तो क्या होता है, दिमाग से चले जाते हैं ना, मेमोरी से चले जाता है सब कुछ। बिकॉज दिमाग पे जोर लगाओ और खोजो उसके लिए मराठी में क्या कहते हैं। लगभग सारे शब्द हर एक भाषा में है पहले से। हमें बस आदत ऐसी होगी कि हम खामखा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। तो मैं उनको ये जोर देती थी कि नहीं मराठी बोलो, मराठी बोलो, मराठी बोलो। तो वो कोई बच्चा बोला कि फिर मैडम नहीं कहेंगे, वो तो अंग्रेजी शब्द है, तो मराठी बाई। मैंने कहा बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लगेगा, क्यों नहीं। तो वहाँ से वो ट्रेंड शुरू हो बस गया बस क्लास तो में। बाई कहते, बरवे बाई बोलते थे। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हो कि ये इसलिए आपने किया कि बच्चों की वोकैबुलरी, और मीडिया जो फील्ड है उसमें लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। और वैसे ही जैसे आपने अभी हमें कहा कि हर फील्ड के लिए लैंग्वेज कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, पर अगर किसी बच्चे ने इसमें करियर किया या एज अ ट्रांसलेटर काम किया तो कहाँ तक उनको पे मिलता है फॉरेन लैंग्वेज के? फॉरेन लैंग्वेज एक्चुअली एज अ ट्रांसलेटर इंडियन लैंग्वेज में भी काफ़ी डिमांड है, और फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के लिए भी डिमांड है। ओके, तो दोनों बताओ? यस दोनों बताइए। क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस में क्या होता है, वो अंग्रेज़ी से इंडियन लैंग्वेज में काफ़ी डिमांड है, क्योंकि हमारे साथ इतनी सारी भाषाएं हैं, है ना। तो अगर कोई किताब अंग्रेज़ी में आई हो तो उसका सारे भाषाओं में भाषांतर हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो जब भी कभी ट्रांसलेटर का जॉब करना है, करियर करना है एज अ ट्रांसलेटर, तो वो दोनों भाषाएं बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। अगर अंग्रेज़ी से मराठी में अगर आप कुछ ट्रांसलेट कर रहे हो और अंग्रेज़ी की आपकी समझ उतनी अच्छी नहीं है तो वो आपको मीनिंग ही नहीं समझेगा। तो मराठी में कैसे लिखोगे? और अंग्रेज़ी बहुत अच्छी तरह से जानते हो लेकिन मराठी उतनी अच्छी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो फॉरेन लैंग्वेजेस भी करते हैं, तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि उनकी अगर अंग्रेज़ी भी उतनी अच्छी है तो ज़्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट्स उनके लिए है, क्योंकि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे तो हिंदी मराठी की नॉलेज उतनी चलेगी नहीं शायद। अगर आप इंटरप्रेटर की हैसियत से काम कर रहे हो तो किसी इंडस्ट्री में, पहले बहुत होता था, अभी भी होता है। मेरी एक फ्रेंड है, जापानीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट है, तो उसको बुलाया जाता है एज एन इंटरप्रेटर कि जापानीज़ कोई डेलीगेशन आ रहा है, एकदम हाई लेवल डेलीगेशन, और यहाँ का भी इंडस्ट्री में हाई लेवल डेलीगेशन है, तो ये तो अंग्रेज़ी बोलेंगे भारत वाले, इंडिया वाले, वो जापानीज़ बोलेंगे। तो जो जापानीज़ इंटरप्रेटर है उसकी अंग्रेज़ी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो जापानीज़ से जब ट्रांसलेट करेंगे। तो इसीलिए कम से कम 2 भाषाओं पर ध्यान देके काम करना चाहिए, ये तो पहली बात है। और पेमेंट के बारे में आपने पूछा, ऐसे जब इंटरप्रेटर के जॉब्स आते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी उसमें मिलती है। हर एक जगह पर अलग अलग होगी, लेकिन कम से कम एक दिन के लिए 5 से 7 हज़ार तक मिलती ही मिलती है। मतलब कोई भी सेटल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रांसलेशन के भी चार्जेस काफ़ी अच्छे हैं, तो अगर किसी को बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इंटरप्रेटर के काम के लिए तो बाहर जाना पड़ता है,
लंबे समय तक काम करना पड़ता है। लेकिन ट्रांसलेशन के लिए घर में बैठ के ही आप काम कर सकते हो, उसके लिए भी आजकल चार्जेस काफ़ी अच्छे हैं। तो किसी ऑथर का बुक वो ट्रांसलेट कर ऑथर का बुक ट्रांसलेट करते हैं, टेक्निकल मैनुअल्स होते हैं वो ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। तो अलग अलग तरह के जॉब्स मिल सकते हैं। जब हम ट्रांसलेटर की हैसियत से काम करते थे तो हमें बहुत ज़्यादा डिक्शनरीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो अलग अलग तरह की डिक्शनरीज हुआ करती थी, एक लीगल डिक्शनरी, एक टेक्निकल डिक्शनरी, एक और कोई अलग फील्ड की डिक्शनरी। लेकिन आज तो सारा कुछ अपने मोबाइल में भी समाया हुआ है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ है, लेकिन अपना दिमाग लगा के अच्छे से समझ लेके कि क्या ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या कहा है, वो समझ के जिस भाषा में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिसको टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, उसमें कैसे कहा जाता है, उस हिसाब से वो लिखना है या बोलना है। ऐसे ना हो कि पढ़ने वाले को लगे अरे ये क्या भाषा है, हम तो ऐसे नहीं बोलते हैं। तो वो भाषा जिस तरह से बोली जाती है, लिखी जाती है, उसी तरह से फिर वो बोलनी या लिखनी चाहिए। लेकिन सब कुछ रिसोर्सेज तो हाथ में है अभी। बराबर। तो एक्सक्यूजेस है नहीं किसी के पास अभी कि मेरे पास डिक्शनरी नहीं है ना, डिक्शनरी कहाँ से लाऊं, कुछ भी नहीं, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन सब अवेलेबल है। फ्री डिक्शनरीज है, बहुत सारे सोर्सेस है। वर्ड रेफरेंस नाम से एक इतना अच्छा रिसोर्स है, सारी भाषाएं उसमें हैं। और अगर आप चाहो तो उसमें वर्ब्स कैसे चलाए जाते हैं, यानी कि जैसे कि वर्ब्स चलाना, इसका मतलब है करना। ये अगर क्रियापद है तो करूँगा, करूँगी, तो वो पूरा करेंगे, वो सारा मिलता है वहाँ पे, डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अपने आप पढ़ना बहुत आसान है। और पढ़ के जब आप कोई फिल्म देखते हो तो डबिंग ना, अगर स्पेनिश फिल्म देख रहे हो तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप ओरिजिनल सुन सकोगे तो कितना मज़ा आता है। तो लैंग्वेज सीख के वो डबिंग आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। अरे हाँ, वो तो बहुत बढ़िया और बहुत इम्पोर्टेंट एक जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप डबिंग के लिए भी काम कर सकते हो। बिल्कुल। तो लैंग्वेज आई और स्पीच क्लैरिटी रही, तो स्पीच क्लैरिटी, वो प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। तो ना इसीलिए भाषा सिर्फ पढ़ने से आधी ही आ जाती है। भाषा सुननी भी चाहिए और बोलनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि वो जैसे अलग अलग स्तर होते हैं कि अगर कोई दूसरा बोल रहा है, आपको समझ में आता है, ये तो सबसे निचला स्तर है। फिर आप बोलने लगते हो और आप पढ़ रहे हो वो समझ सकते हो, वो और एक स्तर आप ऊपर गए और आप खुद लिख भी सकते हो, क्योंकि लिखने के लिए वो स्क्रिप्ट भी आनी चाहिए। है ना, क्योंकि अगर रशियन जब हमने पढ़ना शुरू कर दिया, आपको भी मालूम होगा रशियन की स्क्रिप्ट एकदम अलग है। अगर आप जापानीज सीख रहे हो, चाइनीज सीख रहे हो, कोरियन, स्क्रिप्ट ही बहुत अलग है। तो अगर आप उसमें अच्छी तरह से बिना कोई मिस्टेक्स किए उस स्क्रिप्ट में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने तो अच्छी वो लैंग्वेज हासिल कर ली। तो ऐसा कुछ है कि ये लैंग्वेज के लिए अभी बहुत डिमांड है, ऐसा कुछ है कि सभी लैंग्वेजेस इक्वली डिमांडेड है अभी इस एरा? ये ना थोड़ा कठिन सवाल रहता है। इसलिए कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो कोई सीखने वाला है, सीखना चाहता है फॉरेन लैंग्वेज, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके पर्पस क्या है, करियर ऑप्शंस उसके सामने क्या है। तो वो हिसाब से हर एक लैंग्वेज का नॉलेज कहीं ना कहीं तो यूज़फुल होगा। लेकिन फिर भी ठीक है, ये हमेशा वाला सवाल है पेरेंट्स का स्पेशली, कि कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। तो अभी ट्रेंड देखा जाए तो जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़, स्पेनिश ये काफ़ी पॉपुलर है। कोरियन भाषा आउट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा बिटवीन कोरिया एंड इंडिया कितने इंटरप्रिटेशन के जॉब्स वगैरह है, इतना मैंने ज़्यादा सुना नहीं है। लेकिन जापानीज़ के लिए काफ़ी डिमांड है। जापानीज़ हमारे यहाँ पुणे यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जापानीज़ और जर्मन दोनों में काफ़ी डिमांड है।
और जब आप भाषा सीखने लगते हो, और दूसरा एक बहुत सवाल होता है कि कितना समय लगता है भाषा सीखने में। तो 6 महीने में नहीं होगा। 6 महीने में अगर करना है तो हर रोज़ 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ उस देश में जाके रहना पड़ेगा, तो वो तभी आप जल्दी सीखोगे। अगर यहाँ पे सीखना है तो 3 साल कम से कम आपको देंगे वो, क्योंकि डेली नहीं होता है। आज आप क्लास कर रहे हो तो आपने होमवर्क भी करना चाहिए, थोड़ा उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, उसमें टाइम लगता है ना, इतनी जल्दी जल्दी तो आता नहीं है। तो मेरे अनुभव में 3 साल में आप अच्छी तरह से भाषा सीख लेते हो। सीख सकते हो। और जो आपने आज अभी बच्चों को गाइड किया है, ये ज़रूर बच्चों को उपयोग में आएगा ही। पर आप क्या सजेस्ट करते हो कि अगर कोई बुक किसी ने भी यूनिवर्सली किसी ने भी कोई बुक लाइक आपका इतना नॉलेज है तो कोई एक बुक आप सजेस्ट कीजिए कि वो पढ़नी चाहिए हर किसी ने। उससे पहले थोड़ा एक मुद्दा रह गया था मुझसे, मैं बता दूं? हाँ, बता दीजिए। ये जो सारी फॉरेन लैंग्वेजेस है, तो वहाँ के वो जहाँ पर बोली जाती है, उन देशों ने उसका एक सर्टिफिकेशन सिस्टम तैयार किया है। तो वो अगर बच्चे यहाँ पर भी अगर पढ़ते हैं या प्राइवेट ट्यूशन में भी पढ़ते हैं या डियोलिंगो पर भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, वो अगर उस देश का ऑफिशियल एग्ज़ाम देते हैं, उसमें लेवल्स होते हैं। तो स्पेनिश का स्पेन गवर्नमेंट का भी है, जर्मन गवर्नमेंट का भी है, जापानीज़ का भी है, सब उन सरकारों ने ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल एग्ज़ाम्स बनाए हैं। वैल्यू एडिशन तो अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो फिर कहीं भी चल सकता है। कभी कभी ऐसा हो कि किसी प्राइवेट क्लास का सर्टिफिकेट कोई मायने ना रखता हो, है ना। आपको भाषा आती है, चलो आप गए बोल दिया उसमें, लेकिन अगर करियर करना है तो वो जैसे स्पेनिश के लिए डेले है, जर्मन के लिए जैसे मैक्स मुलर भवन के कोर्सेस है, जापान के लिए भी काफ़ी सारे लेवल्स के एग्ज़ाम्स है। तो उसके बारे में भी अगर पता करते हैं, जब भी कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं, तब उसका बहुत फ़ायदा होगा। मैम, आपने आज हमें इतना अच्छा नॉलेज दिया है लैंग्वेजेस के बारे में। आपका फेवरेट ऑथर कौन है? मेरा फेवरेट ऑथर मैं आजकल बहुत पढ़ रही हूँ दस्तयेव्स्की, जो रशियन है। हाँ, उसका सारा काफ़ी मैं पढ़ रही हूँ। मराठी में बहुत पढ़ती हूँ। तो पहले जो मैंने पढ़ा था जब कॉलेज में वगैरह थी, तो एक ऑथर है श्रीना पेंडसे नाम से, उनकी किताबें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कोनी दांडेकर की अच्छी लगती थी। अंग्रेज़ी भी काफ़ी पढ़ती हूँ, लेकिन अलग अलग तरह की किताबें पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि ऑथर ये ऐसा है तो पढ़ना ही, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी नया कुछ आता है पढ़ लेती हूँ। मुझे वैसे सस्पेंस वाली चीज़ें भी अच्छी लगती है। तो मैंने पेरी मेसन वाली काफ़ी सारी पढ़ी थी, शेरलॉक होम्स, एगाथा क्रिस्टी, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। खत्म नहीं होता है तब तक हम पढ़ते ही रहते हैं। बिल्कुल, इतना सारा आता है, नई नई किताबें अच्छी आती है, तो पढ़ते रहते हैं। जो कुछ भी आप जो इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रही है, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मीडिया में, आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, जो कि प्रेस्टिजियस अवार्ड है आपका मटा सम्मान पुरस्कार, और उसके अलावा भी कई अवार्ड से आपको नवाजा गया है। पर आपके इस प्रोफेशन में, पर आपकी ज़िंदगी का जो पर्सपेक्टिव है, आपका फर्स्ट लव तो सर है ही वो तो आपके प्रोफेशन में आपका लव क्या है? प्रोफेशन में नहीं कहूँगी, लेकिन जनरली माई लाइफ फिलॉसफी इज़ कि एन्जॉय वॉट एवर यू आर डूइंग। हाँ, ये पहले होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी ने ज़बरदस्ती कोई काम दिया है तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो सोच समझ के कोई काम लो। कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि ज़्यादा सोच समझ के मैंने कोई काम हाथ में नहीं लिया था, लेकिन मैंने सोचा चलो अब लिया है ना, तो एन्जॉय करूँगी और अच्छी तरह से वो मैं पूरा करूँगी। तो एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और दूसरा एक ये है कि किसी एक ही चीज़ पे सारा कंसंट्रेशन मत करो, सारा समय उसी में मत गवाओ। जितना डाइवर्स जी सकते हो उतना जियो,
तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पर्सपेक्टिव हर किसी हाँ, का तो होना मैं चाहिए। ट्रैवल भी बहुत करती हूँ, पढ़ती भी हूँ, खेलती भी हूँ, घूमती हूँ, कभी कभी बस फ्रेंड्स के साथ चिल करती हूँ। तो मुझे उसमें अरे क्या मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ ऐसा नहीं लगता ऐसा है। नहीं लगता है। सो एंजॉय एवरी मोमेंट। सो बी कॉन्फिडेंट और Yes. बी प्रोडक्टिव वेरेवर यू आर। हाँ, देर विल बी, सी कभी कभी ना इमीडिएटली उस काम से प्रोडक्टिव कुछ दिखेगा नहीं, बट एवरी एक्सपीरियंस टीचेज यू समथिंग, एवरी एक्सपीरियंस रिमेन्स इन योर मेमोरी, और वो कभी ना कभी आप उपयोग में ला सकते हो, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं हर गेस्ट का एक स्टडी करती हूँ, जब मैंने आपका पूरा स्टडी किया, आपके बारे में जाना, तो मैंने सोचा अरे इतनी चीज़ें एक ज़िंदगी में कैसे मैनेज कर सकते हैं। बट अभी मुझे वो रहस्य समझा कि जो भी करना है जहाँ भी है वो एंजॉय करो तो एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिलती है तो और कोई और ज़्यादा चीज़ें करने की फिर इच्छा होती है और वो कर भी सकते हैं। बट आपकी जो ये जर्नी है, पूरी लाइफ जर्नी है, तो उससे आप सभी को, बच्चों को, आज की जनरेशन को जो आप देख रहे हो, इतनी अभी आपने चेंज होते होते देखा होगा स्टूडेंट्स की जनरेशन कैसे चेंज हो रही है। तो आज के बच्चों को करियर प्लानिंग करना, एजुकेशन पर फोकस करना और अपनी लाइफ कैसे जीना, इसके लिए आप क्या सजेशन दे सकते हो? मेरा ना एक जितना मैंने देखा है, और मेरी 2 बेटियां भी हैं, अपनी अपनी वो करियर में कर रही है, लेकिन उनका भी मैं देखती हूँ और उनके विचार सुनती हूँ जब हम बातें करते हैं, तो शायद वो ज़माना गया है जब एक करियर चुन के बस वही करते रहना है ज़िंदगी भर। मैं अब यहाँ तक आई हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ जो कुछ भी काम कर रहे हो अच्छा करो, लेकिन अगर कुछ नई चीज़ें शायद आपको अट्रैक्ट करती है कि मैं ये करके देखूँ क्या, मैं ये भी कर सकती हूँ, नहीं तो बुढ़ापे में ऐसा होता है नहीं मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, मैंने कभी किया नहीं। तो मैं बच्चों को ये कहूँगी कि अगर आप जो कुछ भी करियर कर रहे हो, बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि किसी को सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है ना, होता है, अलग अलग होता है। तो जो बाकी के इंटरेस्ट हो, अगर आप करियर एक प्रोफेशन में कर रहे हो तो बाकी के इंटरेस्ट को मत भुलाना, निगलेक्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं निगलेक्ट करना। काम करते करते भी वो आप कैसे परसू कर सकते हो उसके बारे में सोचना, और ऐसी राह जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसे ना हो कि जब आप रिटायर हो जाओगे तब कहोगे कि अरे कितना सारा करना था, अब तो मेरी उम्र भी नहीं रही। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं बच्चों को कहूँगी, क्योंकि होता है पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से होता होगा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बच्चा कहते नहीं मुझे ड्रामा में बहुत इंटरेस्ट था, कभी करने को ही नहीं मिला। ऐसा मत करना, फाइंड द वेज, देयर आर वेज, वन कैन डू इट। आप किसी भी एज में कुछ हाँ, बच्चों को तो क्या, एज तो इज ऑन देयर साइड, दे हैव द एनर्जी। तो लेम एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए, खुद को नहीं देने चाहिए, लोगों को चाहे दे दो। नहीं रे क्या करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं था। सचमुच पूछ लो सब खुद से, सचमुच टाइम नहीं था? एग्जैक्टली। या नहीं निकाला मैंने? नहीं निकाला। तो जो कुछ भी डाइवर्स इंटरेस्ट है वो ज़रूर परसू करो मेन करियर के साथ। और अगर भारत गुरुज पर कोई क्वेरी आती है लैंग्वेजेस के बारे में तो ज़रूर हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे बहुत खुशी होगी, और हम ज़रूर बच्चों को उसके बारे में गाइड करेंगे। आज आपको भारत गुरु चैनल पर आकर कैसे लगा? अरे इतना अच्छा लगा, और नाम ही इतना अच्छा है भारत गुरु। तो मैं खुद को नहीं, इतना मैं गुरु भी नहीं समझती खुद को, भारत गुरु की तो बात ही दूर की है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि आप इतनी लगन के साथ यंग जनरेशन के लिए कुछ कर रहे हो, है ना। कभी कभी अपने आप उसी जनरेशन के लोग एडवाइजेस देते हैं, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों से भी अलग तरह की एक एडवाइस मिल सकती है जो यूज़फुल हो सकती है। वो काम आप कर रही है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत अच्छा लगा, और बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल और बड़ा हो, और भी आप ज़्यादा और जो कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।